पिछले क्लास में हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? मोशन हमने स्टार्ट किया था। किसके बारे में चर्चा किया था हमने? मोशन के बारे में हमने चर्चा किया था ना। तो मोशन क्लास में हम लोग को ये सब जानकारी हो गई। मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या, ये सब बातें हम जान चुके थे। उसके बाद हमने सीखा था गति के समीकरण। क्या सीखा था हमने? गति के समीकरण हमने सीखा था। गति के समीकरण को हमने जाना था। ठीक है, तो गति के समीकरण कितने हैं? गति के समीकरण कितने हैं? 3 हैं। तो गति के समीकरण 3 है। तो सबसे पहला समीकरण क्या था मेरा? v बराबर u प्लस ए टी था। दूसरा समीकरण मेरा क्या था? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। तीसरा समीकरण मेरा गति का क्या था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण का हमने सत्यापन किया था, इसका एक्सप्लेनेशन किया था और इसको सिद्ध भी हमने किया था ना। तो इसको ये तीनों समीकरण का हमने सत्यापन कर लिया था, इसको सिद्ध भी किया था। किस विधि से किया था? गणितीय विधि से इसको हमने जाना था। गणितीय विधि से हमने इसको सत्यापित किया था। किस विधि से? गणितीय विधि से। ठीक है, किस विधि से बेटा? गणितीय विधि से हमने इसको जाना था। क्लियर है? आज हम इसका दूसरा मेथड सीखेंगे। गति के समीकरण को हम जो है 3 विधि के द्वारा सत्यापित कर सकते हैं। कितने विधि के द्वारा? 3 विधि के द्वारा सत्यापित कर सकते हैं। तो गणितीय विधि समाप्त होने के बाद मेरा जो दूसरा विधि है वो है कलन विधि। कौन सी विधि है? कलन विधि है। कौन सी विधि है बेटा? कलन विधि है। तो कलन विधि से आज हम जानेंगे मोशन में कलन विधि से गति का समीकरण का सत्यापन। ठीक है, आज हम फिर से जानेंगे। क्या जानेंगे? गति के समीकरण का सत्यापन किस विधि से? कलन विधि से। किस विधि से बेटा? कलन विधि से आज हम गति के समीकरण का सत्यापन करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो गति के समीकरण का सत्यापन करने के पहले हम 2-3 बातें आप लोगों से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहली बातें हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ये आपका जो ये डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी होता है। क्लियर है? और डिस्टेंस क्या है ये आप लोग को हम पहले बताए थे। ठीक है, और इसी जगह हम एक बात बताए थे आप लोग को, डिस्प्लेसमेंट बताए थे। क्या बताए थे आपको हम? डिस्प्लेसमेंट बताए थे। क्या बताए थे? डिस्प्लेसमेंट बताए थे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम लोग विस्थापन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्लियर है? तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये बातें हम लोगों ने अच्छे से पहले जाना है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आपसे इस जगह एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। एक्सेलरेशन किसके बारे में? एक्सेलरेशन का मतलब होता है क्या बेटा? त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है कि नहीं होता है? तो त्वरण क्या होता है इसको जानेंगे, क्योंकि इसके बिना हम गति के समीकरण का सत्यापन अभी कलन विधि से नहीं कर सकते। क्लियर है? डिस्टेंस क्या है? हमने इस पर न्यूमेरिकल भी कराया था। डिस्टेंस पर कराया था, न्यूमेरिकल कराया था ना। डिस्प्लेसमेंट में भी न्यूमेरिकल हमने कराया था ना। आज पहले हम अब चर्चा करते हैं, पहले किसका? त्वरण का चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे? त्वरण का बेटा हम पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, तो त्वरण का कंसेप्ट भी हमने दिया था आपको। क्या दिया था बेटा? त्वरण का कंसेप्ट हमने आपको, त्वरण को हम किससे सूचित करते हैं? ए से। ठीक है, तो त्वरण का फॉर्मूला हमारे पास जानते थे, हम इसका परिभाषा जानते हैं। क्या जानते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर है? वेग में परिवर्तन की दर को बेटा हम क्या कहते हैं? त्वरण करते हैं। यानी कि त्वरण बराबर हम क्या लिख सकते हैं? वेग बटे समय लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है? अब हम इस जगह एक बात और आप लोगों को सिखाएंगे और हम लोग अभी जानेंगे। एक त्वरण होता है, एक होता है तत्कालिक त्वरण। क्या होता है? तत्कालिक त्वरण। तत्व मतलब क्या? तुरंत। अकालिक मतलब समय, है ना। तत्कालिक मतलब तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण के लिए जो त्वरण होगा उस परिभाषा को अभी जानेंगे, उस परिभाषा का फॉर्मूला को भी सीखेंगे। तो देखिए बेटा, अभी तक आपने सीखा था त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि त्वरण बराबर जानते हैं बेटा v बटे टी। क्लियर है? यही जानते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को
अब जब हम बात करेंगे तत्कालिक त्वरण की, किसकी बात करेंगे? तत्कालिक त्वरण की जब हम बात करेंगे तो बेटा हम लिखेंगे इसको A बराबर dv बटे dt लिखेंगे। क्या है, किसका फॉर्मूला है ये मेरा? तत्कालिक त्वरण का। किसका फॉर्मूला है? तत्कालिक त्वरण का। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तत्कालिक त्वरण क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस क्या है ये हम पहले जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है ये पहले जानते हैं, त्वरण क्या है इसका भी चर्चा अभी हमने कर लिया ना। अब हम बढ़ते हैं गति के समीकरण की ओर। गति के प्रथम समीकरण की ओर हम चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे? गति के प्रथम समीकरण की ओर चलेंगे। तो आइए गति के प्रथम समीकरण की ओर चलते हैं। नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग यहां से। अब तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है बेटा? v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है बेटा? u प्लस ए टी होता है ना। आज इसका सत्यापन करेंगे। किस विधि से हम करेंगे? कलन विधि के द्वारा इसका सत्यापन करेंगे। क्लियर है? कलन विधि के द्वारा इसका हम आज सत्यापन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं, कलन विधि से सत्यापन करना शुरू करते हैं। तो कलन विधि के द्वारा जब सत्यापन करेंगे तो सबसे पहली बातें अभी आप लोगों को मैंने सिखाया तत्कालिक त्वरण का फॉर्मूला सिखाया ना। तत्कालिक त्वरण क्या था उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया। तो देखिए बेटा, तत्कालिक त्वरण हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट। क्या जानते हैं बेटा हम? तत्कालिक त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं। ए बराबर क्या जानते हैं? dv बटे dt। क्लियर है? ए बराबर क्या जानते हैं? dv बटे dt। इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो क्या हम लिख सकते हैं? dv बराबर क्या होगा जी? a dt होगा। क्लियर है? dv बराबर a dt होगा। नोट डाउन कीजिए पहले यहां तक। dv बराबर a dt हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब यहां पर मुझे एक बात जानना है। आप लोग पहले कुछ आप लोग समाकलन या अवकलन पढ़े होंगे। समाकलन पढ़े थे ना। तो समाकलन जो होता है बेटा, यहां पर हम निश्चित समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? यहां पर हम निश्चित समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे निश्चित समाकलन करने पर। क्या करने पर? निश्चित समाकलन करने पर। निश्चित समाकलन बेटा करने पर। क्लियर है? निश्चित समाकलन करने पर। तो चलिए देखते हैं किसका समाकलन करेंगे। dv बराबर a dt। ये दोनों पक्षों का, किसका? a dt का और dv का, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम? समाकलन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? समाकलन करेंगे। तो समाकलन का ये चिन्ह होता है हरा सांप। हम पहले बताएं, इसका नाम हमने क्या रखा है? हरा सांप। सांप कैसा चलता है ना, तो इस तरह ये समाकलन का ये एक प्रकार का चिन्ह है। क्या है ये? चिन्ह है। यानी कि ये क्या हो गया बेटा? dv हो गया। अब फिर इधर क्या हो गया बेटा? ये a dt हो गया। क्लियर है? समझ में आया ना। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो फंक्शन है मेरा, देखिए ध्यान से, ये जो फंक्शन है dv है। ये फंक्शन क्या है मेरा? dv है। तो ये v है। ये किसका फंक्शन है? वेग का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? ये वेग का फंक्शन है। क्लियर है? तो देखिए हमने इस जगह आपको पहले मुझे बताना चाहिए था, हम पहले नहीं बताएं, लेकिन अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं कि एक वस्तु है। क्या कंसीडर करते बेटा? एक वस्तु है। वह किस वेग से चलना प्रारंभ करता है? u वेग से वह चलना प्रारंभ करता है। क्लियर है? वह वस्तु जो है बेटा u वेग से चलना प्रारंभ करता है और वस्तु का वेग t समय के बाद, वस्तु का वेग t समय के बाद क्या होता है बेटा? v हो जाता है। वस्तु का वेग t समय के बाद क्या होता है? v हो जाता है। क्लियर है? अब मुझे यह बात का पता चल गया, ये u मेरा क्या है? प्रारंभिक वेग है। और ये वेग कौन सा है? कितने समय के बाद है? t समय के बाद है। क्लियर है? ये बात आपको जानकारी मिल गया ना। अब देखिए ध्यान से, हम अभी यहाँ पर निश्चित समाकलन करेंगे। किसका करेंगे? dv। निश्चित समाकलन करेंगे। कौन सा फंक्शन है ये? वेग का फंक्शन है। यह वेग कहां से शुरू हुआ था? ये जो v है कहां से शुरू हुआ था? u से। वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u है। तो इसका हम लोअर लिमिट लगा देंगे u। और कहां तक गया यह वेग? v तक। तो इसका अपर लिमिट क्या हो गया? v हो गया। क्लियर है? समझ में आया ना। अब देखिए ध्यान से, जिसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है? वेग का फंक्शन है। तो वेग का ही हम देखेंगे प्रारंभिक वेग मेरा क्या था? प्रारंभिक वेग मेरा
क्या था उसको रखेंगे लोअर लिमिट में, और मेरा जो अंतिम वेग क्या था उसको क्या कहां पे रखेंगे हम? अंतिम वेग, ये अंतिम अपर में क्या रखेंगे? ये मेरा वेग का फंक्शन है बेटा। वेग मेरा कहां से शुरुआत किया है? u से शुरुआत हुआ है। प्रारंभिक वेग मेरा u है, उसको रखेंगे लोअर में, और अंतिम वेग मेरा क्या है? v है, उसको हम रखेंगे अपर में। क्लियर है? ये बातें उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां ये जो मेरा जो ये a है, a मेरा क्या है? त्वरण है। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का समाकलन या अवकलन नहीं होता है। कांस्टेंट टर्म का समाकलन या अवकलन नहीं होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको बाहर कर दिया। क्लियर है? क्या किया हमने? बाहर कर दिया। ठीक है, अब ये जब बाहर हो गया मेरा, चलिए देखिए एक स्टेप और हम ले लेते हैं। ये मेरा लिमिट हो गया, ये मेरा लिमिट u हो गया, ये मेरा लिमिट क्या हो गया? b हो गया। यहाँ पर क्या है? फंक्शन dv हो गया। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या किए? हम बाहर कर दिए, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा? dt बचा। क्या बचा मेरा दोस्त, मेरे दोस्त? ये dt बचा। क्या बचा हो? dt बचा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, ये जो t है, ये किसका फंक्शन है? समय का फंक्शन है। जिस समय मेरा u वेग था उस समय मेरा समय क्या था? 0 था। क्या था? उस समय 0 था, और कहां तक चला गया? t समय तक गया। कहां तक गया? ये t समय तक गया। समझ में आया? यानी कि लोअर लिमिट हमने क्या रखा? 0 रखा, और अपर लिमिट हमने क्या रखा? t रखा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा ये बातें। अब देखिए ध्यान से, क्या समझ में आ रहा है कि कोई कठिनाई है जी? क्लियर है? एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे, आप लोग फिर से इसको समझ लेंगे। हम लोगों ने देखिए पहले लिमिट कैसे पुट किया, वो पहले एक बार और समझते हैं। ये किसका फंक्शन है? वेग का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बेटा? वेग का फंक्शन है। तो मेरा वेग कहां से प्रारंभ हुआ है? u से। वेग कहां तक पहुंचा है मेरा? जहां से प्रारंभ हुआ है बेटा उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और जहां तक पहुंचा है उसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट बोलते हैं। क्लियर है? ये बातें आपको समझ में आ गया। क्लियर है? अब देखिए बेटा, ये जो a dt है, कांस्टेंट टर्म का समाकलन या अवकलन नहीं होता है, उसको हमने क्या कर दिया? अब मेरे पास क्या बचा? dt, यानी कि ये किसका फंक्शन है? समय का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? जब वस्तु का वेग मेरा u था उस समय मेरा क्या था? 0 था। क्या था मेरा? 0 था, और t समय के बाद वस्तु का वेग v, यानी कि समय जो है मेरा लोअर लिमिट में 0 चला गया और अपर लिमिट में t चला गया। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, या नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है तो इसका आनंद उठाते चलिए। अब देखिए ध्यान से, dv है ना, ये dv का हमको बोलता है क्या करने के लिए? समाकलन करने के लिए। जो टर्म है, जो फंक्शन है, उसी के फंक्शन में हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। किसके फंक्शन के करेंगे? dv का फंक्शन है, इसका मतलब हम किसका समाकलन करेंगे? v का समाकलन करेंगे। किसका? v। यानी कि बेटा यहां पर अगर मेरा dx है, क्या है? dx है, तो इसका मतलब है किसका समाकलन करने के लिए बोलेगा? ये हमको बोलेगा x का समाकलन करना होगा। क्या बोलेगा बेटा? x का समाकलन करने के लिए। समझ में आ रहा ना? क्या बोलेगा हमको? x का समाकलन करने के लिए हमको ये बोलेगा। यहाँ की बेटा अगर यहाँ पर dz है, इसका मतलब किसका समाकलन करने बोलेगा? z का। किसका बोलेगा? z का। क्लियर है? अब देखिए बेटा, यानी कि dv है, इसका मतलब मेरे पास किसका समाकलन करने बोलेगा हमको? v का बोलेगा। ठीक है, हम बेटा यहाँ पर क्या करेंगे? ये u हो गया, ये v हो गया, यानी कि ये v का समाकलन करने बोला। ठीक है, किसका समाकलन करने बोला है? v का। तो ये बेटा मेरा हो गया v dv। आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए, अगर किसी भी राशि पर पावर 0 हो जाए उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये dv है बेटा, dv है। अगर बेटा हम इस पर पावर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, तो dv का मेरा dv रह गया? रहा कि नहीं रहा? नहीं समझ में आया क्या? आया। अगर मान लो यहां पर है मेरा 2 है, क्या है मेरा? 2 है, हम यहां पर लगा दिए x टू द पावर 0, इसका मतलब 2 पर क्या असर हुआ? कोई असर हुआ क्या? यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 इंटू 2 बराबर क्या हुआ? 2 हुआ। क्लियर है? ये बातें आपको समझ में उम्मीद करते हैं आया होगा ना? अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया यहाँ पर? जो फंक्शन था, v का फंक्शन था, v के सापेक्ष में dv के सापेक्ष में v का समाकलन होगा। हमने क्या किया? इस पर 0 लगाया, 0 लगाया ना? इसलिए हमने लगा दिया कि अगर v पे पावर 0 रखते हैं तो dv पर भी कोई असर
नहीं पड़ता। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, आया होगा ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर a है, यहाँ पर बेटा मेरा क्या है 0 है, यहाँ पर t है। ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है? समय का, यानी कि किसका समाकलन होगा? यहाँ पर भी t का समाकलन होगा। t का समाकलन होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा? dt के रिस्पेक्ट में होगा ना। t का भी समाकलन करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में? dt के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर हम यहाँ t का समाकलन कर रहे हैं dt के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे? t पे पावर 0। तो देखिए t पे पावर 0 का मतलब 1 हो गया, इस पर कोई प्रभाव मेरा नहीं पड़ा। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्या एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोग? अच्छा, फिर से बाद में रिपीट करेंगे, है ना। आप लोग को कंटिन्यू कर देते हैं, एक बार इसको बनाने के बाद हम फिर से एक बार और रिपीट कर देंगे। क्लियर है, देखिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया एक वस्तु है, क्या है? एक वस्तु है, वह प्रारंभिक वेग उसका क्या है? u है। t समय के बाद उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। क्लियर है, हमको पता है तात्कालिक त्वरण का फॉर्मूला क्या जानते हैं? a बराबर dv बटा dt, हमको यह पता है। अब हमने क्या किया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dv बराबर a dt आ गया। क्लियर है, हम दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर दिए? समाकलन कर दिए, निश्चित समाकलन कर दिए। ये मैंने समाकलन का चिन्ह लगा दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई a dt था, दोनों तरफ करना था, दोनों तरफ चिन्ह हमने लगाया। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से, यह वेग का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? ये वेग का फंक्शन है। तो मेरा वेग कहाँ से प्रारंभ हुआ है? u से। हमने लोअर लिमिट क्या रखा? कहां तक पहुंचा है? b तक पहुंचा, तो हमने अपर लिमिट कर दिया v की। किया ना। अब देखिए ध्यान से यहां पर और समझते हैं, ये मेरा कांस्टेंट टर्म का समाकलन या अवकलन नहीं होता, हमने उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अब मेरा क्या बचा है? dt, यानी कि ये समय का फंक्शन है, तो समय कहां से प्रारंभ होता है? 0 से कहां तक गया? t से। क्लियर है, हमने लिमिट भी लगा दिया। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से, ये dv का फंक्शन था, तो इसका मतलब क्या है कि वेग का समाकलन होगा, तो हमने वेग को लगा दिया। ये dt का फंक्शन था, इसका मतलब समय का फंक्शन है। समय का फंक्शन है तो यानी कि t का समाकलन करेगा। क्लियर है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, अब हमको क्या करना है? समाकलन करना है। यहां तक नोट डाउन कर लिए आप लोग? नोट डाउन कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमको बोलिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। और रिपीट करने से अच्छा है, ये जो वीडियो है आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं वीडियो से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक क्लास हम आप लोग को देंगे, है ना। आप लोग 11th क्लास में है ना, इंटीग्रेशन का भी एक क्लास हम आप लोग को देंगे। बेसिक जितना हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा उतना हम आप लोग को बताएंगे। क्लियर है, क्लास में रेगुलर रहेंगे तभी हम आप लोगों को क्लियर सारी बातें बता पाएंगे। कभी अब्सेंट कर जाते तो हम कैसे बताएंगे आप लोगों को? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंचे हम? यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं। देखिए, हमारे पास समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, हम पहले से ही जानते हैं। समाकलन का एक फॉर्मूला है, आप लोग भी देख लीजिए। एक समाकलन का सूत्र होता है। क्या होता है बेटा? सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि किसी भी राशि पर पावर रहता है, किसी भी राशि पर पावर रहता है। मान लीजिए समाकलन करना है x टू द पावर n, किसका? x टू द पावर n, यानी कि पावर के जगह में ये क्या है? पावर है कि नहीं? ये घात है। इस तरह का अगर हमको क्वेश्चंस मिलता है तो इसका समाकलन होता है x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। क्लियर है, अब मान लीजिए एक हम आप लोग को देते हैं यहाँ पर कि z टू पावर 2, z पे पावर 2, z पे पावर 2, तो इसका बोलेंगे बेटा समाकलन करने के लिए तो आप क्या करेंगे? z पे पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। क्लियर है, एक और अंतिम बातें आप लोगों को, और अंतिम समाकलन बेटा, अगर मान लीजिए यहाँ पर x पे पावर 3 रहे, क्या रहे बेटा? x पे पावर 3 रहे, बोलेगा इसका समाकलन कीजिए, तो इसका क्या करेंगे? x पे पावर 3 प्लस 1 बटे x पे पावर 3 प्लस 1 बराबर x पे पावर 4 अपॉन 4। क्लियर है, चलिए ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हमको इस एप्लीकेशंस का यूज करना है, इस समाकलन फॉर्मूला का भी हमको वहां पे यूज करना है, जिसके कारण हमने आपको यह बताया। क्लियर है, आइए देखते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। लोअर लिमिट क्या है? u, अपर लिमिट क्या है? b है। बोला जाए चंदन? b पे पावर 0 dv इक्वल टू
ए कांस्टेंट टर्म बाहर है, इसका लोअर लिमिट 0 है, इसका अपर लिमिट t है, यहाँ पर क्या है t⁻0 dt है कि नहीं। अभी बेटा आपके पास हमने रखा एक समाकलन का फॉर्मूला रखा x⁴n का रखा ना, तो उसका फॉर्मूला था x⁴n+1 बटे n+1 क्लियर है। अब देखिए ध्यान पे यहां पर यह फॉर्मूला लागू हो गया, मेरा नहीं हुआ। यहां पर x⁴n, x के जगह में मेरा क्या है b है, n की जगह में क्या है 0 है, तो मेरा फॉर्मूला यहां पर लागू हो गया ना। अब फॉर्मूला हम इसका समाकलन करने चलते हैं, तो ये क्या हो गया मेरा v⁴0+1 बटे 0+1 हो गया, इसका समाकलन कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, अब मेरा लिमिट हम पुट कर देंगे। अपर लिमिट क्या है मेरा v, लोअर लिमिट मेरा क्या है u है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर भी इस साइड आते हैं, यहाँ पर क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म a है। अब बेटा हमको इसका भी समाकलन करना है ना, तो इसका समाकलन करना है, तभी हमने समाकलन का फॉर्मूला सीख लिया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t⁻0+1 बटे 0+1 हो गया। अब इसका भी लिमिट डाल देंगे, अपर लिमिट क्या है t और लोअर लिमिट क्या है 0 है। क्लियर है, कोई दिक्कत। हम इधर मिटा सकते हैं, चलिए इधर हमने मिटा दिया। आप देखिए, आइए देखते हैं। यहां तक आप लोगों को उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई कठिनाई है तो अभी पूछ सकते हैं हमसे। कोई कठिनाई है क्या? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए v⁴0+1 क्या हुआ, यानी कि ये क्या हो गया v⁴, यानी कि 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ v लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। और 0+1 इसका मतलब क्या 1। हम अगर वह बट्टे में 1 नहीं भी लिखे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लिमिट पुट कर देंगे बेटा। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर समझते हैं कि ये मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर था ना कांस्टेंट टर्म, ये हमने कांस्टेंट टर्म को बेटा बाहर कर दिया। अब देखिए t⁻0+1 यानी कि हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको t लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना। ओनली हम इसको t लिख सकते हैं। अब बटा में बेटा 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत मेरा नहीं है क्या। अपर लिमिट क्या है बेटा मेरा t है, और लोअर लिमिट बेटा मेरा क्या है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बेटा मेरा कांस्टेंट टर्म a बाहर है, ध्यान में रखेंगे क्या है a बाहर है। अब कुछ नहीं करना है बेटा, देखिए सिर्फ लिमिट पुट करना है। लिमिट पुट करने के लिए आप लोग को आता होगा, इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका फॉर्मूला है बेटा, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, किसको अपर लिमिट पुट करने का ये तरीका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा एक प्रोसेस होता है लिमिट पुट करने का। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेरा ये जो टर्म है वेग का टर्म है, वेग का अपर लिमिट क्या है v है। तो इस v के पास ये वाला भी रख देंगे, दोनों तो एक ही जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं। हम समझ लीजिए कि ये वाला भी उठ के यहाँ पर आ गया। क्लियर है। तो अपर लिमिट पुट हो गया, माइनस क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। इस v के जगह में क्या पुट हो जाएगा u, ये हो गया बेटा मेरा लोअर लिमिट हो गया, हुआ ना। तो ये v माइनस u हो गया। क्लियर है। अब देखा जाए यहाँ पर ध्यान से, ये a मेरा कांस्टेंट टर्म बाहर था ना बेटा, ये बाहर था। अब देखिए इस t के जगह में कौन सा t पुट करेंगे, इस यहाँ भी बेटा हमको वही चीज अप्लाई करना है, लिमिट पुट करना होगा यहाँ भी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है बेटा मेरा t है बेटा, तो हमने क्या पुट किया t पुट कर दिया बेटा, किया ना हो, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, t हो गया। और लोअर लिमिट बेटा मेरा क्या है 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इतनी बातें हमको समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, v माइनस u बराबर a_t बेटा, इसको t माइनस 0 मतलब क्या हुआ बेटा, ये सिर्फ यहाँ पर t रह गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बेटा देखिए ध्यान से, हम इसको एक टर्म और लिख सकते हैं, v माइनस u बराबर a_t लिख सकते हो, लिख सकते हैं। मेरा टारगेट क्या है, गति का प्रथम समीकरण क्या है बेटा, v बराबर u प्लस a_t। v बराबर बेटा हमको यही सिद्ध करना है ना, v बराबर u प्लस a_t। तो देखिए बेटा यहाँ पर v माइनस u बराबर मेरा a_t आ गया।
आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, माइनस सिर्फ इसका u का पक्षांतर करेंगे, इसको उधर पलटनिया मरवाएंगे। पलटनिया मरवाने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है, चिन्ह मेरा बदल जाएगा, बदलेगा ना। तो देखिए ध्यान से, v बराबर u को पलटनिया मरवा दिए उधर, जैसे पलटनिया मरवाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन आ जाएगा। आएगा ना भाई, ये नहीं आएगा? आएगा। तो हम लिखेंगे इसको माइनस, ये माइनस था तो पलटनिया मरवाने पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये पलटनिया मार दिए तो ये माइनस के जगह में प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर भी क्या है मेरा 80 है। तो प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखो